अच्छा, माली का क्या काम है? आम को ज्यादा खाद पानी देना या बबुल को ज्यादा खाद पानी देना? जोर से बोलिए जरा। आम को। माली कह रहा है जितना खाद पानी आम को दूंगा उतने बबुल को भी दूंगा, बल्कि बबुल को थोड़ा ज्यादा दूंगा, क्योंकि हम इसको इतना खाद पानी देंगे, इतना खाद पानी देंगे, ये कांटा देने के बजाय फल देना शुरू कर दे। बबुल कांटा छोड़ के कभी फल देगा क्या? जोर से बोलिए जरा। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। देगा क्या? अरे वो बबुल का स्वभाव है, उसको कितना खाद पानी दे लो, कितना उसको डाई पोटेशियम दे लो, कितना यूरिया डाल दो, हाँ ज्यादा खाद पानी दोगे तो उसका कांटा जो इतना छोटा छोटा था इतना बड़ा बड़ा कांटा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? कुछ गलत कह रहा हूं तो टोक देना बीच में। नहीं, लेकिन माली कह रहा है कि संविधान में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चूंकि बबुल भी पेड़ है, आम भी पेड़ है, यहां आर्टिकल 14 लागू होगा, इसलिए जितना खाद पानी मैं आम को दूंगा उतने खाद पानी बबुल को भी दूंगा। और जब दोनों को बराबर देगा तो अंत में पिसने वाला कौन है? जोर से बताइए जरा। आम, क्योंकि ये नेचर का नियम है, आम और बबुल कभी से एक साथ सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अधिवक्ता बंधु आर्टिकल 14 जानते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिक्कत यही हो रही है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं होता। हम मानव और दानव को बराबर मान के बैठे हुए। कभी आपने सोचा जो समस्या भारत में है ये दुबई में क्यों नहीं है? 50 साल पहले तो जंगल था, रेगिस्तान था दुबई। 70-80 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था। 100-125 साल पहले जापान कुछ नहीं था। 150 साल पहले चीन कुछ नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ ये दुबई, ये सिंगापुर, ये जापान, ये चीन, अमेरिका सब हमसे आगे निकल गए, हर मामले में आगे निकल गए? ये तो देवी देवताओं का स्थान है, शक्तिपीठ सारे यहां पे, सारे ज्योतिर्लिंग यहां पे, सारे देवी देवताओं का जन्म स्थान यहां। भगवान श्री राम ने यहीं अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने यहीं जन्म लिया, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, सारे महापुरुषों ने, स्वामी विवेकानंद, सब तो यहीं आए। और अगर आप देखिए सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, जोर से बताइए जरा। सबसे ज्यादा लेखक, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे ज्यादा कलमकार, सबसे ज्यादा न्यूज चैनल भारत में, सबसे ज्यादा अखबार भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में, सबसे ज्यादा पार्षद भारत में, सबसे ज्यादा प्रधान भारत में, सबसे ज्यादा कलेक्टर भारत में, सबसे ज्यादा कप्तान भारत में, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे भारत में, सबसे ज्यादा जैन मंदिर भारत में, सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर भारत में, सबसे ज्यादा पंडा पुजारी भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, 25 लाख एनजीओ है, इतना दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा जज भारत में, सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन भारत में, सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता भारत में, सबसे ज्यादा समाजवादी भारत में, सबसे ज्यादा गांधीवादी भारत में, सबसे ज्यादा लोहियावादी भारत में, सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादी भारत में, सबसे ज्यादा पेरियारवादी भारत में, भरा पड़ा एकदम। और सब जरा चोरी भारत में, सब जरा घूसखोरी भारत में, सब जरा कमीशनखोरी भारत में, सब जरा मुफ्तखोरी भारत में, सब जरा हरामखोरी भारत में, सब जरा जमाखोरी भारत में, सब जरा मिलावटखोरी भारत में, सब जरा कालाबाजारी भारत में, सब जरा मुनाफाखोरी भारत में, सब जरा गौ तस्करी भारत में, सब जरा नशा तस्करी भारत में, सब जरा सोना तस्करी भारत में, सब जरा मानव तस्करी भारत में, सब जरा हथियार तस्करी भारत में, सब जरा मक्कारी भारत में, सब जरा कामचोरी भारत में, सब जरा झपटमारी भारत में, सब जरा झूठ फरेब भारत में, सब जरा घटतौली भारत में, सब जरा नक्काली भारत में, सब जरा चोरी भारत में, सब जरा डकैती भारत में, सब जरा चीटिंग भारत में, सब जरा फ्रॉड भारत में, सब जरा फोर्जरी भारत में, सब जरा हवालाबाजी भारत में, सब जरा कबूतरबाजी भारत में, सब जरा पत्थरबाजी भारत में, सब जरा तोलाबाजी भारत में। क्यों? जब इतने सारे महान नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कथावाचक, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर आचार्य सब कुछ भारत में है, तो सब जरा जासूस यहां क्यों पैदा हो रहे? सब जरा गद्दार यहां क्यों पैदा हो रहे? जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में भगवान श्री राम का मंदिर है लेकिन राम नीति लागू नहीं हुई है। राम नीति है भय बिन होए न प्रिय। भारत में सब जरा कृष्ण मंदिर, भारत में सब जरा कृष्ण मंदिर भारत में है लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं हुई। सठे साठम समाचार। भारत में सब जरा गुरुद्वारे भारत में है लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों को लागू नहीं किया। चिड़ियों से मैं लागू नहीं हुआ। इसलिए कहता हूं भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, लेकिन तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से एक ढेले भर की समस्या खत्म नहीं होगी, रत्ती भर समस्या खत्म नहीं होगी। न लव जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, न डेमोग्राफी का बदलाव रुकेगा, जब तक दवाई नहीं बदलेगी। और दवाई कहां बनती है? दो स्थान है,
अगर आपके राज्य की बीमारी है, राज्य स्तर की बीमारी है, उसकी दवाई बनेगी भोपाल में, और पूरे देश की जो बीमारी है उसकी दवाई बनेगी दिल्ली में। संसद उधर है और विधानसभा। दो चार छोटी मोटी बीमारियों की दवाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बन सकती है, उसके लिए हम लगे हुए हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करना। हम हैं, विष्णु जैन है, हरशंकर जैन है, और भी जो आ जाए और अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूं केवल 20% बीमारियों का इलाज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग करा सकते हैं। 80% बीमारियों का इलाज या तो भोपाल में होगा या तो दिल्ली में होगा। अब होगा कैसे? मैंने पहले ही कहा था, बच्चे के या तो आप बच्चे के मरने का इंतजार करिए या डॉक्टर के पास जाके चिल्ला के बोलिए ये दवाई बदल क्यों नहीं रहे, तुम्हारा काम ही दवाई बदलना। अल्टीमेटली सांसद विधायक का काम क्या है? भाषणबाजी करना थोड़ी है, फीता काटना थोड़ी है, तू मैं करना थोड़ी है, केवल रैली करना थोड़ी है। डॉक्टर का क्या काम है? अच्छी दवाई देना। ड्राइवर का क्या काम है? अच्छी तरीके गाड़ी चलाना। धोबी का क्या काम है? अच्छी तरीके कपड़ा प्रेस करके देना। मोची का क्या काम है? अच्छी तरीके जूता तैयार करके देना। तो सांसद विधायक का काम क्या है? उनको संविधान में क्या कहते हैं? लॉ मेकर, मतलब कानून बनाने वाला। जैसे दवा बनाने वाले का काम है अच्छी दवाई बनाए, वैसे कानून बनाने वाले का क्या है? जोर से बताइए जरा। अच्छा कानून बनाए। अच्छा कानून कैसे बनेगा? जो बीमारी भारत में है उसको देखो दुनिया के कौन से देश में नहीं है। जैसे भारत में ड्रग कारोबार खूब है, कॉलेज ड्रग बिक रही है। अब तो और नीचे आ गया, स्कूल तक पहुंच चुका। अब आपको खरीदना भी नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट बनी है, वहीं पे आप ऑर्डर कर दीजिए, घर में आके ड्रग आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी है जहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पिज्जा मिलता है, खाने का सामान मिलता है, और उसी खाने समोसे के साथ, कुरकुरे के साथ, चिप्स के साथ, पिज्जा के साथ ऑनलाइन गांजा, चरस, अफीम, कोकीन भी बिक रही है। उन नशेड़ियों को पता है। ऐसे 10 वेबसाइट चल रही भारत में। सिंगापुर में एक आदमी गया था, मात्र 1 किलो गांजा लेके गया था, उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में एक किसी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं है वहां पे ड्रग लेके चला जाए। अब मैंने शुरुआत में कहा था सारी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। तो पेट्रोल बंद कर दो, सारी गाड़ियां ठप। अब भारत में समस्या क्या क्या है? जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है। ये जितनी समस्याएं हैं इनमें एक कॉमन चीज है, सबकी फंडिंग या तो एफसीआरए से होती है या तो हवाला के जरिए होती है। ये 2010 में कानून बना था, इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये उस समय की सरकार ने बनाया था केवल और केवल देश को बर्बाद करने के लिए। संसद में हमेशा अच्छे कानून नहीं बने, संसद में 50 से ज्यादा देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी कानून बने हैं। संसद में बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों, उन्मादियों, माओवादियों, नक्सलियों को मदद करने के लिए बने हैं। उसी में एक कानून यह है एफसीआरए, नाम बड़ा प्यारा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ऐसे लगता है जो विदेश से चंदा आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया है। नाम प्यारा है लेकिन काम इसका उल्टा है। इसका काम ही है विदेशी फंडिंग करा के भारत को बर्बाद करना। दूसरा, अधिवक्ता बंधुओं को पता होगा एक और कानून है, इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कानून है हमारे पास आज तक, लेकिन प्रिवेंशन हुआ नहीं है। हवाला कारोबार में कोई कमी आई क्या? जो अनुभवी होंगे बताएं। ये व्यापारी समाज के लोग बैठे, कुछ कमी आई क्या सब हवाला में? नहीं, ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है। जातिवादियों की फंडिंग एफसीआरए हवाला से। एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी देश विरोधी काम होते हैं ये आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं होते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आप लोग जो बैठे हैं ना फ्री में, किसी ने आपको एक पैसे दिया नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम के बाद चाय और बिस्किट, इससे ज्यादा कोई है क्या? नहीं। आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं जो अपना समय भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। नहीं तो माओवादियों की इतनी बैठक हो जाए ना तो जाते समय सबको 5-5 हजार रुपए मिल जाएगा। मिशनरियों की इतनी बैठक होगी, जाते समय सबको 2-2, 5-5 हजार का लिफाफा मिल जाएगा। इधर कोई लिफाफा मिलने वाला है क्या? नहीं। तो एक हम ही लोग हैं, अपना समय भी लगाते हैं, अपना श्रम भी लगाते हैं, अपने जेब से कुछ खर्च भी करते हैं। तो समाधान क्या है इसका? माओवादियों की फंडिंग एफसीआरए हवाला से होती है, नक्सलियों की फंडिंग एफसीआरए और हवाला से होती है, जाति का जहर घोलने की फंडिंग एफसीआरए और हवाला से होती है, भाषा की जहर घोलने की फंडिंग एफसीआरए और हवाला से होती है, क्षेत्रवाद
क्षेत्रवाद का जो जहर घोला जाता है उसकी फंडिंग एफसीआरए और हवाला से होती है। लफ्ज जिहाद की फंडिंग एफसीआरए और हवाला से होती है। लैंड जिहाद की फंडिंग एफसीआरए और हवाला से होती है। एफसीआरए ये कानून का नाम है। ये घुसपैठियों की फंडिंग एफसीआरए हवाला से होती है। जितने भी अवैध काम है फंडिंग कहां से हो रही है? एफसीआरए और हवाला का मतलब भारत के अंदर जो फंडिंग हो रही है वो कैश में हवाला के जरिए हो रही है, और जो उनके एनजीओ बने हैं उनके एनजीओ को फंडिंग बाहर से आ रही है। कुछ को अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से आ रही है, कुछ को अमेरिका से आ रही है, कुछ को यूरोप से आ रही है, सबकी फंडिंग आ रही है। तो अगर फंडिंग हम बंद कर दें, फंडिंग बंद कर दें तो गाड़ी बंद हो जाएगी कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। कहते नहीं नाक दबाओ मुंह अपने आप खुल जाएगा। वैसे आप मुंह खुलवाओगे तो खोलेगा नहीं, लेकिन किसी की नाक उठा के दबा दो तो मुंह अपने आप खुल जाता है। वास्तव में अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो हमें तत्काल 2010 में बनाए गए इस एफसीआरए कानून को तत्काल खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए 1000, 2000, 5000, 10 करोड़, 10,000 नहीं, साल में लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है। और वैसे ही भारत को बर्बाद करने के लिए भारत के अंदर से भी लगभग 50,000 करोड़ की हवाला की फंडिंग हो रही है। तो टोटल 1 लाख करोड़ की फंडिंग साल में हो रही है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अभी एक उत्तर प्रदेश में छांगुर नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। कितने लोगों ने छांगुर के बारे में सुना? 40 एनजीओ था उसका, और 40 एनजीओ से 500 करोड़ विदेशों से आया, और लगभग 500 करोड़ अंदर से उसको मिला, 1000 करोड़। छांगुर जलालुद्दीन के 18 राज्यों में 600 जिलों में उसका नेटवर्क है। लगभग 5000 गुर्गे उसने पाल रखे हैं। उन गुर्गों को बाकायदा पूरा कांटेक्ट था। क्या कांटेक्ट था? अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन, माहेश्वरी अग्रवाल की बेटी को लफ्ज जिहाद में ट्रैप कर लोगे तो 15 लाख मिलेगा। अगर यादव की बेटी है, पटेल की बेटी है, कुर्मी, कुशवाहा, ओबीसी समाज की बेटी है तो 10 लाख रुपए मिलेगा। अगर वो दलित परिवार की बेटी है, आदिवासी परिवार की बेटी है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा खासा धंधा है, प्रोफेशन है। आदमी मेहनत मजदूरी करेगा, साल में 5 लाख रुपए कमाएगा। ड्राइवर की नौकरी करेगा, साल में 3 लाख रुपए कमाएगा। टीचर वीचर बन गया तो साल में 5-6 लाख रुपए कमा लेगा। कोचिंग वोचिंग खोल लेगा तो भी 5-6 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन अगर वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे तो साल में कम से कम 5 लाख रुपए तो कमाएगा। दलित आदिवासी की बेटी है, अगर पिछड़े की बेटी हो गई तो 10 लाख, और कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन, माहेश्वरी अग्रवाल, मारवाड़ी समाज की बेटी हो गई तो 15 लाख। और आप जरा सोचिए, 600 जिलों में 5000 गुर्गे, यानी एक जिले में 85 गुर्गे। एक जिले में आपके गुना में कितना कॉलेज होगा? 10 कॉलेज होंगे। इसका मतलब हर कॉलेज के पास छांगुर जलालुद्दीन के 7, 8, 10 लड़के घूम रहे, वो बाइक लेके घूम रहे, वहां दोस्ती यारी करने की कोशिश कर रहे। अब आप कितना जागरण कर लोगे, कितना समझा लोगे? आप कोई ना कोई तो ट्रैप में आ ही जाएगा। तरीका क्या है? और छांगुर जलालुद्दीन केवल एक नहीं है भारत में, भारत के हर जिले में 2 से 3 छांगुर जलालुद्दीन है। आपके गुना में भी छांगुर जलालुद्दीन होगा, आपको पता नहीं है। आपके दतिया में भी होगा। आपके भोपाल का मछली पकड़ा गया ना, अभी आपके भोपाल में एक मछली पकड़ा गया ना, और उसकी अभी आधी बात सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मैं मुंह खोल के क्यों बताऊं कौन कौन उस मछली को संरक्षण दे रहा है। कुछ लोग उस मछली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मछली, ये छांगुर, ये हर जिले में 2-2, 3-3 है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बने हैं। और चाहे वो मछली का कारोबार हो, चाहे वो छांगुर का कारोबार हो, चलता किस में है? कैश में, हवाला में, या एफसीआरए से। बस फंडिंग बंद हो जाए, गाड़ी अपने आप ठप हो जाएगी। नहीं, हम कितना ही कार्यक्रम कर ले, आप कितना ही कार्यक्रम ऐसे सुन लो, हम भी घूमते रहे, आप भी सुनते रहो, होता रहेगा। मानस भवन में हर 2 महीने में एक सेमिनार होगा, एक शिविर होगा, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक दवाई नहीं बदलेगी। कुछ दवाई भोपाल से बदलवाना पड़ेगा, कुछ दवाई दिल्ली से बदलवाना पड़ेगा, और वो बदलेगी तभी जब आप भारत को अपना, कहते नहीं, भारत माता मान के, जब मां की तबीयत खराब होगी और डॉक्टर दवाई नहीं बदलेगा तो डॉक्टर के ऊपर चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? डॉक्टर कैसी दवाई दे रहे हो, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। चिल्लाएंगे नहीं चिल्लाएंगे? भारत मां की तबीयत खराब हो रही है, भारत माता की तबीयत खराब हो रही है। इसलिए सभी लोग जो भारत माता को भारत माता मानते हैं, उनको अब चिल्लाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपने फेसबुक पे लिखना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप पे लिखना पड़ेगा, अपने ग्रुप में लिखना पड़ेगा। जो जैसा कर सकता है उसको करना पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। भारत में आजकल कहते हैं कलयुग चल रहा है।
कुछ भी हो जाएगा, क्या हुआ, वह कलयुग है। हत्या हो गई जी, कलयुग है। बलात्कार हो गया, कलयुग है। चोरी लूट झपट मारी, कलयुग है।